अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान वजीहा अब्बास। आज इस प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फेमस यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के केस पे। 100 दिन के बाद वो जेल से बाहर आए हैं और आने के बाद उन्होंने एक व्लॉग किया है, काफ़ी फेमस हुआ है व्लॉग। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जर्नलिस्ट अहद ज़फ़र खान मौजूद हैं और उसके साथ साथ डकी भाई के जो वकील हैं वो हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा ये क्या सारा केस है, वो डे 1 से लेकर डे 100 तक, फिर डकी भाई का बाहर आकर उस पर व्लॉग करना, क्योंकि आपने इस पर काफ़ी रिसर्च की है, आपने काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं, तो ये अब क्या सीन है सारा? देखें, सबसे पहले तो दरोग बर गर्दन रावी, मतलब कि जो उन्होंने खुद पहले बताया सारी रुदात, उन्होंने एक्सप्लेन किया उसके अंदर कि किस तरह वो मलेशिया के अंदर किसी इवेंट के अंदर इनवाइटेड थे और उनकी वाइफ भी उनके साथ जा रही थी। और इस दौरान जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो उनको कुछ इमिग्रेशन वाले जो ऑफिसर्स हैं उनके पास आए हैं और उनसे पूछा है कि आपके ऊपर कोई केस है। तो उन्होंने वहाँ पर नफी में जवाब दिया कि नहीं, मेरे ऊपर कोई केस, कोई एफ आई आर नहीं। तो इसी असना के अंदर कुछ और ऑफिसर जिनका ताल्लुक NCCIA एक इदारा है जो गुज़श्ता साल बना है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसका नाम है। ये अब थोड़ा सा मैं नाजरीन के लिए क्लियर करता चलूँ कि ये इदारा पहले FIA का साइबर क्राइम विंग हुआ करता था। तो 2024 में इसको रिप्लेस किया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और एक नई बॉडी तश्कील दे दी गई जिसका नाम ये NCCIA था। तो इसके जो अहलकारान हैं वो जो डकी भाई हैं सादुर रहमान, उनको एक तरफ लेकर गए हैं और उसके बाद उनकी जो वाइफ हैं वो इंतजार करती रही हैं काफ़ी देर। उनकी वाइफ को उन्होंने इजाज़त दी है कि आप जा सकते, बट ये नहीं जा सकते थे। तो इनको फिर वो लेकर गए हैं और उसके बाद तकरीबन कह लें कि 23 दिन वो रिमांड के अंदर रहे हैं। वो खुद भी बताते रहे हैं कि 23 मिनट के अंदर अंदर मैंने सारा कुछ वो बता दिया था जो उन्होंने मुझसे 23 दिन में पूछा है। उसके दौरान उन्होंने बात किया कि किस तरह कस्टोडियल टॉर्चर हुआ सारा, किस तरह उनको ज़हनी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया, जिस्मानी तशद्दुद का भी उनको निशाना बनाया गया और उसके साथ साथ उनसे पैसे भी बटोरे गए। तो इस दौरान ही अभी वो कस्टडी के अंदर ही थे और एक न्यूज़ सामने आई कि NCCIA के जो अहलकारान हैं वो एक हैवी किस्म की उन्होंने एक अमाउंट ली है डकी भाई से, फेमस यूट्यूबर से। अक्सर मतलब मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने भी इसको कवर किया, इसका उन्होंने क्लेम भी किया ना। हाँ जी, क्लेम भी किया। मतलब उस वक्त तो ये मीडिया पे बात नहीं कर रहे थे डकी भाई खुद, लेकिन इन्होंने तो पकड़ लिया FIA वालों ने। हाँ जी, तो वो अमाउंट भी काफ़ी बड़ी थी जो इन्होंने उनसे हथियाई थी। उसके बाद डकी भाई जो हैं इनको ये बार बार अप्लाई कर रहे थे कि इनकी किसी तरह बेल हो जाए। अब इनके ऊपर उन्होंने केस क्या डाला था ये बड़ा ज़रूरी है जानना। यही समझ ही ना रहा कि है क्या केस। इतने यूट्यूबर्स हैं, यही चीजें करें, बट एक बंदे को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के सबसे फेमस यूट्यूबर ये हैं और इनके कंटेंट के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, ना उसकी हम तनकीद कर रहे हैं, ना कोई और पहलू के ऊपर हम तस्करा कर रहे हैं, लेकिन इनको नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। यंग पीपल आर ऑलवेज ग्लूड टू द स्क्रीन। मतलब जब भी आप डकी भाई का कोई व्लॉग देखें 1 मिनट होता है और वो सारे बच्चे जो हैं छोटी उम्र के वो आ जाते हैं। खैर उन्होंने ऑफिसर ने तस्करा भी किया कि मैंने लास्ट व्लॉग की बात करें तो 10 मिलियन पे, एक दिन के अंदर 10 मिलियन पे चला गया। ऐसे ही और इतने पॉज के बाद था तो लोगों का तजस्सुस वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो इनके ऊपर केस ये था कि जो यूट्यूब की वीडियोज़ ये लगाते हैं उसके अंदर बेटिंग ऐप्स जो उनको ये प्रमोट करते हैं, ये उनके ऊपर केस था। बट सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तो ये तो बाकी यूट्यूबर्स भी कर सकते हैं और क्या ये केस हो सकता है? ये देखें, पाकिस्तान के अंदर जब इस वक्त जो जिस तरह की एक आयरन फिस्ट है इदारों के अंदर, खासकर जो करंट गवर्नमेंट है, ये किसी भी किस्म की इस किस्म की कोई बुराइयां हैं, चाहे वो इखलाकी हैं, चाहे वो ऑनलाइन कुछ हो रही हैं, तो उसको काबू करने के लिए, उसको कर्टेल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। को अरेस्ट किया गया था तो हमने सुना था कि और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कि रडार में आ रहे हैं, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी, बट किसी से भी नहीं हुई। उनसे इन्वेस्टिगेशन जो मेरी अब तक की रिसर्च है, मेरे मुताबिक उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी थी। लेकिन उनमें से अक्सर बाहर चले गए। तो इनको बाहर जाते हुए रोक लिया। हाँ, इनको बाहर जाते हुए रोक लिया गया, तो वो उस रडार में नहीं आ सके, ज़ेरे अताब नहीं आ सके। ये मीनवाइल यही तो यहाँ से तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि उसको पकड़ने के लिए, डकी को पकड़ने के लिए हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग है कि उसको बाहर जाने से रोक लिया। बाकी यूट्यूबर्स को हम नहीं रोक सके, वो घूम फिर रहे हैं, जबकि सब लोग, सारे यूट्यूबर ये सेम चीज़ें कर रहे हैं, कोई कुछ अलग नहीं कर रहा है। इनका एक तो फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, फिर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और जो यंग बच्चे होते हैं वो बहुत इंप्रेशनेबल होते हैं। जो जुवेनाइल माइंड्स होते हैं ना, स्कूल गोइंग बच्चे या कॉलेज गोइंग बच्चे, इवन यूनिवर्सिटी के भी, ये कोई इतने पुख्ता दिमाग नहीं होते। वो इस तरह की, मतलब मैं अगर डकी भाई के जो सादुर रहमान साहब का जो कंटेंट है उसके ऊपर भी बात करूँ, वो फैमिली व्लॉगिंग है और उसके अंदर वो बाज़-औक़ात बड़ी लायानी गुफ्तगू करते हैं और तवील उसको लंबा खींचते हैं उस गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा। तो ये बच्चे तो इससे इंप्रेस हो सकते हैं,
कोई जो एक मेच्योर आदमी होगा वो बार बार ये चीज़ें नहीं देख सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। सर वो कंटेंट को तो हम एक साइड पर रखें ना, अभी जो बात है वो मनी लॉन्ड्रिंग की, क्या आपको लगता है उन्होंने वाकई ही मनी लॉन्ड्रिंग की है और उस पर इतना टॉर्चर, इतना तशद्दुद, 100 दिन उनके लिए अजाब बने हुए थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, मैं इस बारे में तो खैर ये केस अभी बेल के ऊपर वो बाहर हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बेल दिया है, सेशन कोर्ट ने उनकी बेल डिनाई की थी और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बेल दी है। मैं इस केस के ऊपर तो बात नहीं करूंगा कि वो उसमें मुलविस थे या नहीं थे, ये कोर्ट ही फैसला करेगी कि ये केसेस सारे सब जुडिस हैं अभी। तो जब वो उसका प्रॉपर वर्डिक्ट आएगा फिर हम उसके ऊपर बात कर सकेंगे। लेकिन जितना इनका इन्फ्लुएंस है और अक्रॉस पाकिस्तान, इवन बियॉन्ड पाकिस्तान, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते कि ये उसमें मुलविस नहीं थे। हो सकता है मुलविस हों, ये जब कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट डिटेल्ड आएगा इसके ऊपर फिर हम इस पर बेहतर बात करेंगे। तो सर ये बताएं कि अब जो उनके बेल हुई है, क्या लगता है ये केस ख़त्म हो जाएगा या भी ऐसे ही ड्रैग किया जाएगा इसको? देखें, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो जो जस्टिस सिस्टम है उसका केस लॉग या बैकलॉग कहते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम की बात करें, इतने ज़्यादा केसेस हैं जो अभी तक अनरिजॉल्व जी। तो मैं इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता कि इसको वो कितना ड्रैग करेंगे आगे। वर्डिक्ट अब तक आना होता प्रॉपरली तो आ चुका होता, डिटेल्ड वर्डिक्ट। बिल्कुल। तो मैं इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम, प्रोसीजरल डिलेज बहुत स्लो हैं, इतनी सीमलेस नहीं है चीज़ें, इतनी स्मूथ रनिंग नहीं है, यहाँ पे हैसल फ्री कुछ भी नहीं, बहुत लंबी खींचनी है। तो मैं ये होप ज़रूर कर सकता हूँ कि जल्दी केस रिजॉल्व हो, लेकिन मुझे ये होता नज़र नहीं आता। अच्छा सर, आपने इस पर बहुत रिसर्च किया है, यकीनन आपने इनका व्लॉग भी देखा होगा, हम सब ने देखा है, तो क्या आपको वाकई लगता है इतना जुल्म, इतना नाइंसाफ़ी हो सकती है या कुछ सिंपैथी गेन भी की जा रही है इस व्लॉग के ज़रिए? देखें, मैंने मतलब ज़िंदगी में इनका एक ही व्लॉग देखा था और वो मैंने देखने के मेरा पर्पज़ ये था कि मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़त है ना वो पर्पज़ ओरिएंटेड होनी चाहिए और पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए। जी सर। और इसमें पीपल सेंट्रिक कौन, किनको मैं मुखातिब कर रहा हूँ? बच्चों को, नौजवानों को जो बिल्कुल स्कूल गोइंग। अब उनके जहन के ऊपर, अज़हान के ऊपर जो असर पड़ रहा है उसका एक नेगेटिव असर पड़ रहा है। डेली व्लॉगिंग को जब डेली स्क्रॉल कर रहे हैं तो मेरी देखने की वजह ये थी। अब जहाँ तक जिस्मानी तशद्दुद की और ज़हनी तशद्दुद की बात है तो मैं काफ़ी हद तक जो उन्होंने बात कही है मैं उसके ऊपर यकीन करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस किस्म के रियासती एहलकारान होते हैं, जब चाहे वो पुलिस से हों या किसी भी और इदारे से हों, जब वो आपसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनका रवैया आपके साथ बहुत करख्त होता है, बहुत दुरुस्त और सख्त रवैया होता है। वो आपके साथ कोई गुडी गुडी होकर बात नहीं करते। तो मैं ये तवक्को कर सकता हूँ कि जो दकी भाई कह रहे हैं, सादुर रहमान साहब कह रहे हैं, उनके साथ वो हुआ होगा। हमें मजलूम जो कह रहा है उसकी बात सुन लेनी चाहिए। और सर ये भी दिखाया गया है कि तशद्दुद करते हुए एक बच्चे को वीडियो कॉल में लाई है, दकी भाई ने बताया, और वीडियो कॉल बताया गया कि ये देखो ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। इज़ इट अलाउ कि एक बंदा जेल में है उस पर आप तशद्दुद करें, फिर आप बच्चों को वीडियो कॉल पर भी दिखा रहे हैं, इज़ इट लीगल? देखें, ये अब जैसे उन्होंने खुद कहा है, पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से हमारा माशरा जो इंतहा पसंदाना रुझानात होते हैं, इंतहा पसंदाना रुझानात, उनको नॉर्मलाइज करने के अंदर खुद कफील है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर जब तशद्दुद किया जाता है तो ये इसको बेसिकली सैडिस्ट माइंडसेट बोलते हैं, अंग्रेजी में सैडिस्ट बोलते हैं, कि किसी को मार कर, किसी को जुल्म करके खुद खुशी महसूस करते हैं। तो ये उस सैडिस्ट माइंडसेट के थ्रू अगर उस ऑफिसर ने ये किया है तो इस पर हमें खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डकी भाई के वकील फयाज रामे में। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ क्लियर है जी। अच्छा सर, बताइएगा कि व्लॉग में डकी भाई ने क्लेम किया है कि उनकी अहलिया के साथ नाजेबा हरकत भी की गई हैं और उनको धमकियां भी दी गई हैं, कितनी सदाकत है इस बात में? देखें, वो तो आप लोगों ने व्लॉग देख ही लिया, और डकी भाई के 52 मिनट्स के व्लॉग में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं की जी। और आप देखें कि एयरपोर्ट पे जब वो जा रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि अरूब जा सकती हैं, बाद में फिर उसी FIR में अरूब को नॉमिनेट भी किया गया जी। और फिर प्री रेस्ट बेल लेने पे उन्हें हरासा भी किया गया, और साथ में इस बात की धमकी दी गई कि हम आपके ऊपर मज़ीद 4 FIR जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर इसी बात से उन्होंने क्लियर करने के लिए उनसे 60 लाख रुपए का मुतालबा किया, जो कि फिर बाद में चीज़ें डिस्क्लोज हुई। तो हरासमेंट शायद डकी जो है वो पैसे का लॉस और अपनी जो तजलील हुई है उसको बर्दाश्त कर जाता, लेकिन ये जो चीज़ है जो उनकी वालदा के साथ और उनकी मिसेस के साथ जो गैर मुनासिब सलूक किया गया है, जो उनको हरासा किया गया है, ब्लैकमेल किया गया है, ज़हनी टॉर्चर किया गया है, इस बात ने मेरी असेसमेंट के मुताबिक डकी को इस नतीजे पर लाया कि उसने इन सबको एक्सपोज किया। जी
अच्छा सर, व्लॉग में तो 12 मिनट की स्टोरी थी, वो हमने देख ली, बट 100 दिन उन्होंने जेल में गुजारे हैं। इसके अलावा क्या स्टोरी है? यहाँ तक भी सुनने का आया है कि कहा गया था कि अगर आपने हमें पैसे ना दिए तो आपकी फैमिली मेम्बर्स जो बाकी हैं उनको भी हम ड्रैग कर लेंगे इस केस में। तो इसके अलावा उस 13 मिनट के अलावा क्या स्टोरी है पीछे? इसमें देखें, एक चीज ये भी है कि आप यहाँ से इमेजिन करें कि एक टिकटॉकर है नदीम नानी वाला, वो बाहर से आता है, वो डकी से मुलाकात करने जाता है और उसको भी वहां पे बिठा लिया जाता है और तशद्दुद किया जाता है। उसके 2 मोबाइल फोन जो है वो कब्जे में ले लिए जाते हैं, उसको किसी से रब्ता नहीं करने दिया जाता और 3 से 4 घंटे तक जो है वो उसको इलीगल डिटेंशन में रखा जाता है। उसके बाद 20 से 30 वकला जाते हैं जो उसको बड़ी मुश्किल से वहां से रेस्क्यू करते हैं और उसके दोनों मोबाइल फोन चेक किए जाते हैं, उसमें से कोई डाटा नहीं मिलता। और उससे भी ये जो सरफराज चौधरी साहब हैं, उन्होंने टॉर्चर भी किया और साथ में पूछते हैं पंजाबी जुबान में कि 10 तेरा केड़ा मोबाइल, तेरा केड़ा कॉल सेंटर है, तुम कौन से कॉल सेंटर पाकिस्तान में चलाते हो, तुम कौन सी बैटिंग ऐप के जो कंट्री हेड हो, तुम कौन सी बैटिंग ऐप की प्रमोशन करते हो। उसने कहा सर ना मैं तो कोई बैटिंग ऐप की प्रमोशन करता हूँ, ना ही मेरा कोई कॉल सेंटर है, मैं तो सिर्फ मुलाकात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मेरा कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी नहीं है। तो वो मोबाइल फ़ोन उन्होंने कहा जी हम इसको चेक करने के बाद वापस कर देंगे और अगर तुमने कहीं से कोई बेल करवाई तो तुम्हारे ऊपर भी एफआईआर देंगे। तो यहाँ से आप इमेजिन कर लें, फिर उसके बाद वो मोबाइल फ़ोन आज तक नहीं मिले। और एक और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बताऊं कि उसी एफआईआर में बाद में फिर नदीम नानीवाला को नॉमिनेट किया गया, जिसमें आज उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ली है और अपनी प्री रेस्ट बेल ली है। और अब वो विद इन 3 to 4 डेज रजब भट्ट और ये दोनों जो है वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तो आप ये देखें कि इतना तासब और इतनी बायस इन्वेस्टिगेशन के कोई शख्स अगर डकी के पीछे भी जाता है उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए या उससे मुलाकात करने के लिए, जो कि किसी भी अक्यूज का बेसिक राइट है, तो वो उसको भी मुकदमात में नॉमिनेट किया गया और उसको भी हरासा। इसके अलावा जो इनके मैनेजर हैं सुबहान, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता रहा कि आप वादा माफ गवाह बन जाएं, आप डक्की के खिलाफ गवाही दें। इसके अलावा जो को अक्यूज थे इनके करीबी दोस्त असद नदीम, उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जाता रहा और 9 दिन का रिमांड कुछ भी नहीं है। और अगर इस केस की आप इन्वेस्टिगेशन देखें, ये सारा का सारा जो उन्होंने क्लेम किया है प्रमोशन के हवाले से अभी तक पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में कोई डायरेक्ट इसके हवाले से कोई लॉ नहीं है। उन्होंने जितने सेक्शन लगाए हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, फॉर्जरी और स्पूफिंग और स्पैमिंग वगैरह को डील करते हैं और फ्रॉड के हवाले से कोई एक विटनेस वो पेश नहीं कर सके। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस नहीं है, ये सरासर इल्ज़ाम था उन पर? मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तो कोई एक एविडेंस सामने नहीं आया। वो कहते हैं जी केस प्रमोशन का है, इन्वेस्टिगेशन वो मनी लॉन्ड्रिंग की करते हैं, पर्चा वो फ्रॉड का काटते हैं। तो ये आप यहाँ से इस केस को लीगल विजडम के मुताबिक अगर देखेंगे तो आपको इसका कोई किसी चीज में कोई क्लैरिटी नजर नहीं आएगी। जुए की प्रमोशंस ऐप है, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उस हवाले से अभी तक कोई पाकिस्तान में लॉ नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसके हवाले से, और आज तक पाकिस्तान में ये एप्लीकेशन लीगल है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना और आज भी बच्चे प्ले स्टोर से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसके ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। कोई भी इस पे वो नहीं है और इसको ट्रेडिंग ऐप कहा जाता है। पूरी पब्लिक कंफ्यूज है कि ये ट्रेडिंग ऐप है या बैटिंग ऐप है। इवन के फयाज रामी साहब बताइएगा कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं, सिर्फ डकी भाई नहीं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, ठीक है, वो भी ये प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ डकी भाई को ही इतना टारगेट क्यों बनाया गया? फिर हमने सुना था कि बाकी लोग जो कर रहे हैं उनकी भी तफ्तीश होगी, उनकी कोई तफ्तीश नहीं हुई, वो बाहर के मुल्क रवाना हो गए, लेकिन डकी भाई को ही पकड़ लिया गया और इतना उनसे मसला हो रहा है कि उनसे जो मिलने आ रहा है उनको भी केस में ड्रैग कर रहे हैं। तो क्या वजूहत है इस पीछे? क्या कोई पर्सनल मसला है, कोई पर्सनल इश्यूज हैं? देखिए ये जो बच्चे वाला मामला नजर आ रहा है इसमें कुछ पर्सनल भी है, लेकिन मेन उनका जो मोटिव था वो मनी है, वो मनी एक्सटॉर्ट करना है। उन्होंने समझा कि शायद डकी जो है ये कोई सोने के अंडे दे रहा है या कोई ऐसी मुर्गी हमारे हाथ लगी है जो सोने के अंडे देती है और जिसको इजीली मैनेज करना बड़ा इजी है, इजी टारगेट इसको समझा और इससे मनी ग्रैब करने की कोशिश की गई है। और तो इस केस में कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। देखें केसेस इन्वेस्टिगेशन की बेस के ऊपर प्रूव होते हैं और इन्वेस्टिगेशन तो अभी भी बेसलेस है। 9 विटनेस है टोटल इस केस के। आप पूरी फाइल को एग्जामिन लीगल माइंड से कर लें, आपको एक डायरेक्ट एविडेंस नहीं आएगा।
देखें, डक्की को जातियात के ऊपर टारगेट किया गया, कहा गया कि जी वो पाकिस्तान से भाग रहा था, जबकि एफआईआर जो है वो सुबह लॉन्च होती है, वो रात को अरेस्ट होता है, अगले दिन एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। अच्छा। तो जब एफआईआर की गिरफ्तारी के बाद भाग कहाँ से रहा था, तो तब रात से एफआईआर रजिस्टर्ड होती, वो उस एफआईआर में कोई प्रीवियस बेल ना लेता, उसमें एक्सकॉन्डर होता। हम कहते हैं कि वो भाग रहा है, पहले उसको अरेस्ट कर लिया गया, फिर अगले दिन एफआईआर दर्ज कर दी सुबह, फिर कहा जी वो भाग रहा था, फिर कहा गया कि वो कंट्री हेड है, इसके इंडिया के बुकियों के साथ ताल्लुकात है। कोई एक एविडेंस इस हवाले से सामने नहीं आया अभी तक इन्वेस्टिगेशन में। तो ये सारी चीज़ें, इसके पीछे मोटिव सिर्फ यही था, मनी ग्रैब करना, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि शायद डक्की जो है ये कोई बहुत बड़ी मुर्गी हमारे हाथ आ गई है, तो चलो इसको निचोड़ लें। तो इसलिए उन्होंने इसको टारगेट किया। और अभी तक जितने भी लोग आप कह रहे हैं कि बाकियों की हद तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये जो रिकवरी का मामला था, ये जब पूरे डिपार्टमेंट में बात फैल गई, इन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो ट्रांजैक्शन से चेक किया जा सकता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं या नहीं किए। अगर उन्होंने किए हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या वो कोई गवर्नमेंट का अकाउंट था? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन एक ही है कि इसको ब्लैकमेल करके, हरासा करके, कस्टोडियल टॉर्चर करके मनी एक्सटॉर्ट करना। और इसके ऊपर अभी जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, मेरी लीगल विजडम के मुताबिक उसमें 2 सेक्शन और ऐड होने चाहिए। एक है सेक्शन 389, एक्सटॉर्शन बाय द पब्लिक सर्वेंट। कोई भी पब्लिक सर्वेंट जब किसी अक्यूज को ड्यूरिंग कस्टडी ये कहेगा कि मैं आपको रिलीफ दे दूंगा या मेरी मर्जी के बगैर आपको मैं झूठे मुकदमात में फंसा दूंगा तो आप बाहर नहीं निकल सकेंगे, तो वो डायरेक्टली वायलेशन है सेक्शन 389 की। और इसके अलावा जब कोई केस प्रॉपर्टी को शख्स अपने जाती अकाउंट में ट्रांसफर कर ले, उसमें कोई रद्दोबदल कर ले, हेर फेर कर ले, तो दैट इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट। वो उस पर सेक्शन लगता है 409। तो अभी तो इनके मामला की बहुत लंबी लाइन है। इसके अलावा बहुत सारे कंप्लेनेंट और जी सामने ठीक आ रहे है हैं फयाज रामी साहब, आप हमारे साथ रहेगा। मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि डक्की भाई के वकील का कहना है कि उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है और एनसीसीआई को बनाया ही इसलिए गया है। तो अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो एनसीसीआई की तरफ से इतना बड़ा ये केस, ये सब क्या है? मुझे इसके अंदर जो थोड़ी सी एक लीगल हिचेस नज़र आ रहे हैं ना, वो ये है कि ओवरलैप कर रहा है बहुत ज़्यादा। अभी तक हमें जो सामईन है ख़ासकर, उनको ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि आया ये ऐप के थ्रू प्रमोशन कर रहा था बैटिंग की या ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। तो मैं दोबारा उसी बात की तरफ वापस आऊँगा कि इस ओवरलैपिंग का नतीजा ये निकला है कि लोग बिल्कुल कंफ्यूज हैं, इसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया समझ आ लोगों रही को है, समझ नहीं आ रही, क्योंकि यही तो चीज़ बाकी लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल द रेजोल्यूशन स्टैंड्स विद द कोर्ट। जैसे ही कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, फिर हर चीज़ जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि क्या मामला था, इनको अरेस्ट क्यों किया गया था। तो उस तब तक मेरे ख्याल में हमें इंतजार करना चाहिए। जब कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, वी विल बी इन मच बेटर पोजीशन टू टॉक अबाउट दैट। सर, बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एनसीसीआई ना, तो वो जुए की ऐप्स के प्रमोशन का क्या ताल्लुक है, उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? असल में लिंक नहीं चाहिए। ऑनलाइन जिस किस्म के फ्रॉड्स होते हैं और ऑनलाइन जिस तरह की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इदारा नया बना है, इनको भी अब समझते समझते इन सारे मामलों को टाइम लगेगा। इसको बमुश्किल 1.5 साल हुआ है इस इदारे को बनने को। और जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुनिया के अंदर हुई हैं और फाइनेंशियल स्कैम्स गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर हुए हैं, तो मैं वही दोबारा बात करूंगा कि ओवरलैप हुआ है बहुत ज़्यादा, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो उस ओवरलैप के नतीजे में आवाम जो है वो कंफ्यूज हो गई। तो अब जो कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा तब बेहतर हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएंगी चीज़ें कि क्या मामला था। सर, जो उन पर इतना तशद्दुद किया गया है, फिर उनसे जो मिलने आता था उसको केस में ड्रैग कर लेना, उनकी बीवी को धमकी देना, पैसे लेना, इज़ इट लीगल इन पाकिस्तान? क्या ये सब कुछ कानून का हिस्सा है कि एक शख्स पे अगर इल्ज़ाम अभी साबित भी नहीं हुआ, आप उसको मार रहे हैं, फिर आप अपने बच्चों को वीडियो कॉल पे उसको दिखा रहे हैं कि ये जुए की तशहीर करता है, इसकी वीडियोस मत देखो, आप टॉर्चर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का कानून है? नहीं, पाकिस्तान के बदकिस्मती से एक होती हैं कानूनी चीज़ें, एक होती हैं इखलाकी चीज़ें। ये इखलाकी तौर पे भी गिरावट है और कानूनी तौर पे भी कानून पे इस तरह की कोई इजाज़त नहीं देता, कस्टोडियल टॉर्चर की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ, जैसे मैंने पहले बात की थी, पाकिस्तान का हमारा जो माशरा है ये ख़तरनाक रुझानात को नॉर्मलाइज करने के अंदर खुद कफील है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मैं ना इस सारी दरिया को कूजे में समा देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर इंसाफ जो है वो मरने वाले से पहले दफा, इससे आगे मैं बात नहीं।
ठीक है। अच्छा फयाज रामी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएं, जो पैसों का दावा किया गया है, क्या इसका कोई सबूत है प्रॉपर? जी जी, इसमें जो 2 करोड़ रुपए है उसका तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन का एविडेंस है, जो उसने फोर्सफुली डकी से अपने अकाउंट में असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने करवाए था। वो तो एक बाइनांस का अकाउंट के जरिए से उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया। जो दूसरे हैं 90 लाख रुपए, उसका भी हमारे पास पूरा सबूत मजबूर है। जो इनके फ्रंट मैन जो लेकर गए हैं उस हवाले से हमारे पास पूरे एविडेंस मौजूद हैं। टूल प्लाजा से लेकर गए हैं उसके। जी जी, मैंने बताया कि हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं। जिस तरह से इनका फ्रंट मैन जो है वो लेकर गया है पैसे, और उसके लिए हमारे पास आई विटनेस भी मौजूद हैं। हमारे पास अदर एविडेंस भी मौजूद हैं जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जो हम कोर्ट ऑफ लॉ में देंगे, लेकिन हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं इनके अगेंस्ट। सर, ये जो फिर एनसीसीआई के ऑफिसर्स जो हैं, जो मतलब अरेस्ट हुए हैं, ये जो बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू आप लोगों ने ये पेश किए हैं अदालत के अंदर, उसके बाद वो अरेस्ट हुए हैं? जी जी, इसमें 2 तरह के इनके ऊपर एलिगेशन है। एक तो उन्होंने 9 करोड़ रुपए जो डकी के बाइनांस अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए, एक वो अमाउंट है। इसके अलावा 90 लाख रुपए हैं जो इन्होंने 60 लाख रुपए अरूब जतोई को क्लियर करने के नाम पे के लिए, और 30 लाख रुपए डकी को जुडिशियल करवाने के लिए इन्होंने लिए थे। तो उसके जो 9 करोड़ है उस हवाले से तो हमारे पास जो इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन की है वो एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, इनकी स्टेटमेंट जो है वो मौजूद है। और जो बाकी है उसके लिए हमारे पास आई विटनेस मौजूद है और अदर एविडेंस वीडियोस की सूरत में और अदर एविडेंस मौजूद है जो अभी हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज रामी साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम आल्सो। और प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब प्रोग्राम में हम जिस इशू पर बात करेंगे वो इशू है ट्रैफिक चालान्स। आजकल हम देख रहे हैं पंजाब में धड़ाधड़ ट्रैफिक चालान्स हो रहे हैं, और जो उसकी रूट कॉज है वो है कि लाइसेंस का ना होना। लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस बनवाएं। अब जो आवाम लाइसेंस बनवाने जाती है तो वहाँ से एक ही जवाब मिलता है कि सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन होता है, लाइसेंस नहीं बनता, और आवाम को बारहा चालान हो रहे हैं। अब आवाम जो है उनका पहले से ही गुजर बसर मुश्किल से होता है, फिर साथ उनको चालान भी पड़ रहे हैं। तो इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ अहद ज़फ़र खान साहब मौजूद हैं, और आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ राजा मोहम्मद शुएब और आईटी एक्सपर्ट मोहम्मद ज़ैन साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अच्छा अहद साहब, सबसे पहले आपके पास होंगे, ये क्या माजरा है? मतलब लाइसेंस बनवाओ, ये तो वही बात होगी जैसे बचपन में कहते थे, अम्मी कहती थी अब्बू से पूछ लो, अब्बू कहती थी अम्मी से पूछ लो। लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर्वर डाउन है, लाइसेंस ना हो तो आपको चलान हो जाता है। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ ना इसकी जो जिम्मेदार है ना वो सीधी पंजाब जी, ये समझ आती है कि वो गुड फेथ में काम करना चाह रही है, वो मुख्तलिफ रिफॉर्म्स की लाने की कोशिश करना चाह रही है, ठीक है, लेकिन ये इतना एब्रप्ट नहीं होना चाहिए, इतना अचानक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग इतना बड़ा शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। अब आप एक गरीब आदमी को 2000 का चलान कर देंगे, 10,000 का चलान कर देंगे, जो मंथली ही 30 से 35,000 अर्न कर रहा है, वो ठीक 2000 का है, चलान वो जो राशन पानी बड़ी मुश्किल से दाल साग अपना पूरा कर रहा है, वो किस तरह वो आपको ये चलान पे करेगा? फिर हम न्यूज़ इस तरह की सुनती हैं, जी फलाने ने अपने आप को आग लगा ली, फलाने ने खुदकुशी कर ली। वो यही चीज़ें लीड करती हैं उस तरफ। पहले यहाँ पर इन्फ्लेशन इस वक्त ज़्यादा है, जो अशिया ख़ुरनोश हैं उनकी कीमतें उनमें होशरुबा इजाफा हुआ है। तो मेरी दरख्वास्त है पंजाब हुकूमत से ये, और कोई भी हुकूमत, सिंध के अंदर भी ये मसला रहा है कुछ अर्सा पहले, उस सिंध का मसला यहाँ पंजाब में आया, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। वहाँ पर वो कह रहे थे जी सीधे सीधे मैन होल्स हैं, उनके अंदर लोग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, और साथ में आप चलान भी कर रहे हैं। इन्होंने भी उनको देख के रंग पकड़ा है और चलान धड़ाधड़ करना शुरू कर दी। तो जो भी काम करना होता है ना, ज़रा तहम्मुल से उसको, लोगों के मिजाज को, उनकी आशनाई होनी चाहिए, उसको मद्देनजर रख कर ये डिसीजन लेने चाहिए, इतने एब्रप्टली नहीं लेने चाहिए, ताकि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोगों को थोड़ा रिलीफ, थोड़ा मार्जिन मिलना चाहिए ताकि वो एडजस्ट हो जाए, उन्हें टाइम मिले, वो लाइसेंस बनवा लें। हाँ बिल्कुल, उनको ब्रीदिंग स्पेस दें, एटलीस्ट वो आराम से अपना काम कर सकें। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन देना चाहिए उनको। देखें, हमारे लोग ज़्यादातर अभी तक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, इवन जो पढ़ी लिखी है या नीम तालीम याफ्ता है, क्या वो इतनी जल्दी ये कर सकते हैं? हमारे यहाँ
बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, सुतरा पंजाब इस हुकूमत का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह चलान सिस्टम के ऊपर भी एजुकेट करने की कोशिश करें पहले कि यार, अब मेरे ख्याल में यहाँ पर तो लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग का नहीं पता, यहाँ पैदल चलने वाली की क्या इज्जत है। बाहर हम किसी भी मुल्कों में जाते हैं, वहाँ ट्रैवल करते हैं, मतलब पूरी ट्रैफिक वहाँ पर रुक जाती है अगर आपने पैदल चलने वाला कोई राहगीर जा रहा हो वहाँ, तो वो हमने एक साइड के ऊपर बिल्कुल नहीं किया हुआ, उस तरह का कोई मामला नहीं है। लेकिन इस तरह ब्रेक भी होते हैं कि पैदल गुजरे हैं फिर भी ब्रेक नहीं लगाते, नहीं लगाते, कि गुजरने वाला रुक जाए, हम नहीं रुक सकते। कई इस तरह के एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था इस्लामाबाद, एक्सीडेंट तो नहीं था वो, उसको मैं ऑन पर्पस था या जो भी था, अब वो एक बच्चा था, एक ताकतवर शख्सियत का, वहाँ उसने 2 बच्चियों को वहाँ पर कुचल दिया, ठीक है। और वो इंसाफ, जैसे मैंने कत्ल ही है जाहिर, और वो उसको इंसाफ मिल गया पाकिस्तान में, ऐसे लोगों को इंसाफ मिल जाता है। तो मेरा यही मानना ये है कि जो बात को मैं कंक्लूड करूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि आराम से, तहम्मुल से सारे डिसीजन ले, इतना एब्रप्टली, इतना अचानक ना ले, ताकि लोग उसको साथ साथ हम आहंग भी हो सकें, हाँ हम आहंग हो सकें उस तब्दीली से। सर मोहम्मद शेर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप क्योंकि IT एक्सपर्ट भी हैं, तो ये सर्वर डाउन कैसे होता है, क्या वजह होती है? और एक क्वेश्चन है कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का सर्वर ही क्यों डाउन होता है जब कोई इस तरह के चलान हो रहे हों, जब कोई पाबंदियाँ शुरू हो जाएं, लोग इदारों की तरफ भागते हैं और उनका सर्वर ही डाउन होता है। आप डिग्री टेस्ट करवाने जाए सर्वर डाउन है, आप कोई कार्ड बनवाने जाए सर्वर डाउन है, आप लाइसेंस बनवाने जाए सर्वर डाउन है, तो इसका क्या असल वजह, क्यों ये सर्वर डाउन होता है? मेन वजह है ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट नहीं होता रेगुलरली। 2016 में लास्ट टाइम अपडेट हुआ था, 2016 में जी, मतलब तो तकरीबन आज से 10 साल पहले जी। तो अभी 2025 आ चुका है, तो अब जाके उन्होंने अपडेट किया है, स्टार्ट कर रहे हैं अपडेट करना, अभी अपडेट शुरू नहीं हुई। तो अब 2016 में कुछ और थी रिक्वायरमेंट्स कि गाड़ियाँ कम थी, उस टाइम वो सिस्टम भी नहीं था उस हिसाब से। अब 2025 आ गया, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, 7 मिलियन गाड़ियाँ वक्त पाकिस्तान लाहौर में खाली चल रही हैं। तो जो उन्होंने सिस्टम बनाया था वो सिस्टम है कि IC3 था, तो उन्होंने सिस्टम जो था कि पर कैमरा 200 to 400 कार्स आइडियल है उसके लिए, लेकिन इस वक्त पर कैमरा 1000 कार हो रहा है। तो अब इतना लोड पड़ेगा, इतना इशू बनेगा कि अगर एक जैसे अगर मेरे पास PC है, तो अगर उसको वो 1 घंटे में 20 लोग उसको डाटा हो सकता है, अगर 100 बंदा आ जाएगा तो वो होगा ओवरलोड। सर वो बात तो ठीक है, अब ये जो सेंटर्स में जा रहे हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, लाइसेंस का इजरा करवाने के लिए, अब वहाँ पर सर्वर्स डाउन होने क्या वजह है? हुकूमत को पता भी है कि हमने इतनी मतलब रूल सख्त किए हुए हैं, चलान हो रही हैं, और फिर उन्हीं इदारों का जाके सर्वर डाउन है, मतलब पेस हर तरफ से आवाम ही रही है। जी वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ओल्ड है इस वक्त, पीछे से वो ओवरलोड हो चुका है, पीछे से वो नहीं हो पा रहा उनसे कि वो जितनी वाम आ रही है उस हिसाब से वो सिस्टम नहीं है कि उसको लेके आगे जा सके स्मूथली। सर बीइंग एन IT एक्सपर्ट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक IT एक्सपर्ट हैं, कि आपने बता दिया चीज़ें पुरानी हैं, अपग्रेड नहीं, इसलिए सर्वर डाउन है, लेकिन ये सर्वर है क्या? और आपने कहा कि ये अपग्रेड हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा, और ये डाउन भी क्यों होता है? मतलब वही आप कुछ सेंटर्स में जानबूझ के भी होता है, हाँ, जैसे इन्होंने बोला। हाँ, इसमें ये होता है जैसे 120 का ही मेमोरी है इसमें जी। अब आप 135 में आप पिक्चर्स ऐड कर लें, आप इसकी मेमोरी यूज़ करेंगे तो ओवरऑल एक तो हैंग हो जाएगा ना। मैनेजमेंट को पता है ना कि हमारे पास चीज़ें कम हैं। 25 इस टाइम हैं टोटल सेंटर्स, और 25 में से आप देखें सबके वो कहते हैं सिस्टम स्लो है। सिस्टम स्लो नहीं है इतना, लेकिन ये लोग भी खुद भी एक्टिंग करते हैं, इसमें क्लाउड का कंप्यूटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे सर्वर्स आप बेटर हो सकते हैं। और इनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर आप यकीन माने इतने ओल्ड सिस्टम यूज़ करते हैं, इतने ओल्ड सिस्टम यूज़ करते हैं जो आज 90s के जो सिस्टम। तो ये कौन सा सिस्टम यूज़ हो रहा है जो आप कह रहे हैं ओल्ड सिस्टम यूज़ करते हैं? ये आप सर्वर्स होते हैं इनके, जैसे आप होस्टिंग, आप एक वेबसाइट आप होस्ट करते हैं तो उस पर एक सर्वर्स होते हैं, वो पाकिस्तान में भी होते हैं, वो बाहर से भी होते हैं। जैसे आप जो इस टाइम चल रहा है वो क्लाउड चल रहा है, क्लाउड इस पर बेटर है, इस टाइम सबसे बेटर। इसमें क्लाउड यूज़ नहीं कर रही, लोकल यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी जो हमारे इंतजामिया है, हमारी हुकूमत है, ये लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ये सिंपल यूज़ कर रहे हैं, ये ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। जैसे एंड्रॉइड आईफोन है, एक एंड्रॉइड जो स्लो है वो वाला यूज़ कर रहे हैं इस टाइम। सर जैसे कि शुएब साहब ने कहा कि ये अपग्रेड हो रहा है, तो बीइंग एन IT एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कब तक ये सारा काम हो जाएगा? $120 मिलियन इन्होंने अभी रुपीज़ इन्होंने किया है और अभी फंडिंग की है, लेकिन वो उस तरह तेज़ी से ये पैसे फंडिंग नहीं कर रहे, और इसके मुताबिक मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी ये सिस्टम ये अपडेट हो सकेगा, आगे मुश्किल ज़्यादा बढ़ेंगी, आगे लोग तंग होंगे बहुत ज़्यादा। 3 तो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, IC3 यूज़ कर रहे हैं, PPC CS यूज़ कर रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है आगे सिस्टम जो सा नहीं होगा, ये स्लो होगा ज़रा। हाँ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि अगर अपग्रेडेशन चल रही है, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम भी नहीं, मिनिमम लगा लें तो 6-7 महीने तो कहीं भी नहीं गए, ठीक है,
तब तक आवाम का क्या होगा? पिस जाएगी, चलान पे चलान, चलान पे चलान। तब तक हुकूमत का भी क्या होगा, मैं तो ये भी कहूँगा साथ में, हुकूमत पास तो पैसे आएंगे ना। हुकूमत का भी क्या होगा अगर एहतजाज पे निकल आई आवाम, ठीक है, लोगों ने बाइक चलाना ही छोड़ दिया, इस तरह की कोई शटर डाउन कॉल कर दी, उन्होंने हड़ताल स्ट्राइक कॉल कर दी, फिर हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि वो देखें ये रिसीविंग एंड पे इस वक्त आवाम है, हुकूमत भी आ सकती है रिसीविंग एंड पे। अगर प्रोसीजरल डिलेज जाते हैं 6 महीने से साल 1.5 साल पर चले जाते हैं, तो क्या लोगों के अंदर ये बर्दाश्त की हद उनकी जब खत्म हो जाएगी, जब उनका पैमाना लबरेज हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है जब एक बंदे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, होंगे, खुद को आग लगा दी, नहर में खुदकुशी कर ली, जब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा, आप क्या करेंगे फिर? आप वो एक्सट्रीम मेजर्स लेंगे जो हुकूमत के लिए कल को मसला करेंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि बैटन डाउन द हैचेस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कि पहले ही बंद अपने बांध दे, कश्ती को महफूज करे, फिर दरिया में उतरे। अब आपने सारा क्राउड जो है, सारा ज्यादातर मिडिल क्लास क्राउड है या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, बाइक्स पे वही लोग होते हैं ज्यादातर, उनको आपने अपने अगेंस्ट कर लिए, मुकम्मल तौर पर अगेंस्ट कर लिए। और ये कोई कल को कोई गुस्से में आ गया और लोगों ने कोई इस तरह का एक्शन कर लिया, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर आप मेंटल हेल्थ के ऊपर लेक्चर्स देंगे लोगों को, फिर आप कहेंगे जी खुदकुशियां होती हैं, क्यों होती हैं? ये नहीं बता रहे कि ये सारा जो भार है ये आप खुद उनके ऊपर लाद रहे हैं। थोड़ा सा इसलिए मैं, जैसे मैंने पहले बात की है कि सब्र करें, आराम से आप बिल्कुल रिफॉर्म्स लाएं, लेकिन पहले कोई बात है ना, मयारी तालीम के ऊपर खर्च करें, लोगों को अवेयरनेस दें, शऊर होगा तो वो फिर ट्रैफिक के रूल्स को पाबंदी करेंगे। जो हेलमेट्स पहने जा रहे हैं, जो लाइसेंस बनवाए जा रहे हैं, ये कोई अपनी जान का खतरा ये नहीं है, चालान के डर से किया जा रहा है। हाँ जी, वो कहते हैं उन पे इम्पोज की जा रही हैं चीजें। देखें, वो हुकूमत हमेशा ही कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। जब से मैं पैदा हूँ यही चीज़ सुनता आ रहा हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं है मुल्क चलाने के लिए। तो कैसे पैसे पूरे करने हैं? बड़े बड़े लोग तो टैक्सेस देते नहीं हैं। यहाँ पर जो बिग फिश हैं उनको तो एमनेस्टी स्कीम्स यहाँ पर अनाउंस हो जाती हैं और खुद हुकूमतें करती हैं। कौन टैक्स पे करता है? कौन ये सारा भार उठाता है? अब तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जल्द हम IMF के कर्जे से निकल आएंगे। ये भी हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। माशाल्लाह से 25 दफ़ा हम IMF के पास जा चुके हैं 1958 से लेकर अब तक, और अभी $1.2 बिलियन की जो उन्होंने एक आखिरी ट्रांच है वो हमें देनी है, अप्रूव कर दिया IMF ने। तो ये सारी जो है ना मिसालियत पसंदी पर मुबनी बातें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत जब ठंड के अंदर या गर्मी के अंदर एक बाइकर जाता है और उसका चलान हो जाता है, फिर उसको पता लगता है। अधीड़ उम्र के लोग होते हैं, 70, 80 साल की उम्र के लोग हैं, पता नहीं कैसे वो घर से निकले हुए हैं किसी काम से, और उनको आप इतने बदतमीजी से डील कर रहे हैं, उनकी डिग्निटी को डेंट कर रहे हैं, सरेआम मीडिया के ऊपर आ रहा है वो, और लोग देखते हैं कि एक बेचारा तजलील हो रही है, उसकी तौहीन हो रही है। थैंक यू सो मच। जफर खान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, राजा मोहम्मद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, और मोहम्मद जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और प्रोग्राम में वक्त तो है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अब एक अफसोसनाक वाक़े के बारे में बात करेंगे जो कि ओकाड़ा में पेश आया है, जहां पर एक सावल नामी शख्स ने अपने साथियों के साथ एक गरीब आदमी पर उस वक्त तशद्दुद शुरू कर दिया जब उस बेचारे ने सिर्फ़ और सिर्फ पैसे मांगे थे अपने खाने के ना, और उसको बहुत मारा गया, बहुत तशद्दुद किया गया। आप हमारी विंडो में भी देख सकते हैं कि किस शख्स ने तशद्दुद किया, उस सामल की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, और किस तरह से उस मजलूम इंसान को मारा गया है ये भी आप हमारी विंडो में देख सकते हैं। और आखिर कब तक ये पाकिस्तान में चलता रहेगा? कब तक ये बासर शख्सियात या बासर लोगों के जो बिगड़ी औलादें होती हैं, कब तक पाकिस्तान के गरीब और मासूम लोगों को मारते रहेंगे? इस पर बात करने के लिए हमें फ़ोन कॉल पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर रंग हुसैन लकी ने, और जिनके साथ ये वाक़या पेश आया उनके भाई मोहम्मद काशिफ ने हमें ज्वाइन किया है। रेडी बान के भाई हैं, उनसे हम मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पहले तो बड़ा अफसोस हुआ है, आपके भाई के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आप मुझे बताइएगा क्या वजह थी, क्या मामला हुआ था, ऐसा क्या गुनाह कर दिया था आपके भाई ने जो इतनी बेदर्दी से उन पर तशद्दुद किया गया है? मैम असल में वो वहाँ के बहुत बड़े लोग हैं, वडेरे जिसे कहते हैं पॉलिटिशियन वाले जी। वो 2-3 दफ़ा पहले भी भाई का एक प्राइस का उसने पॉइंट लगाया हुआ है प्राइस की, तो वो उन्होंने प्राइस खाने के लिए पहले भी 2-3 दफ़ा आए हैं, खा के चले जाते हैं, पैसे नहीं देते थे। अब रात को भी वो आए हैं, 2-3 दोस्तों को साथ लेके आया, प्राइस खाई है, रोल वगैरह खा के, तो भाई ने पैसे मांगे हैं तो उन्होंने ऊपर से तशद्दुद करना शुरू कर दिया। शराबे वो पी के आ जाते हैं। क्या तो ये सामल और इसके जो गुंडे साथी थे ये नशे की हालत में थे? हाँ जी, वो नशे की हालत में थे दोनों। उन्होंने ऊपर से और भी बुला लिए थे। उसका बड़ा भाई भी आ गया था, शहजाद उर्फ पप्पू उसका नाम है।
अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब ये पहले भी आते थे आपके भाई की रेडी पर, ये नशे में ही आते थे या नशा नहीं भी किया होता तब भी इनकी यही हरकतें होती थी? नहीं, जब नशा नहीं किया होता तब भी वो यही काम करते थे। अच्छा, तो उस दिन क्या वाकया पेश आया था, एग्जैक्ट हुआ क्या था? एग्जैक्ट वो आए थे कुछ 8:30 बजे के बाद का टाइम है, 8:45 का वो आए हैं। उन्होंने फ्राइज खाई है, खा के रोल वगैरह, भाई ने कहा कि आप मुझे पैसे दे दो, तो आप, उन्होंने कहा मियाँ जी आपके पहले भी बकाया पैसे रहते हैं। उन्होंने भाई को बोला अच्छा आपके हमने बकाया भी देने हैं, हम दे देते हैं आपको। उन्होंने भाई को पकड़ा, उनके पैसे भी छीन लिए, और एक नहर है, नहर के बीच में पानी नहीं उसमें है, लेकिन नहर के अंदर गिरा दिया है। तकरीबन कोई 15 फुट गहराई है उसके अंदर गिरा दिया। गिराने के बाद वो नीचे चले गए हैं और उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया है। ऊपर से उसने और भी बुला रही है लड़के, और पैसे वगैरह सारे छीन के उसका ये हाथ उन्होंने किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई है, मेडिकल हो गया है, इंतजामिया आपके साथ मुकम्मल ताउन कर रही है या फिर नहीं कर रही? इंतजामिया मुकम्मल ताउन कर रही है। बेसिकली उनका कारोबार चल रहे हैं, वो उन्होंने अपने कंट्रोल में काम शाम करवा रहे हैं, अपने कारोबार चलवा रहे हैं, लेकिन जो असल मुल्जिम है वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। तो ये और ऊपर से धमकियां दे रहा है, और जैसे कि दोस्तों को, मोहल्ले वालों को बता रहा है कि अगर ये एक्शन लेंगे तो इनको दोबारा छोड़ेंगे नहीं हम। अच्छा, एक तो ये सावल है, उसके अलावा आपने कहा असल मुल्जिम, उसके अलावा कोई और भी है? जी, उसके साथ जो मुलव्वस था उसी टाइम जो जिसने ये किया, उसके साथ दोस्त एक दानी उर्फ जेंटलमैन, उनका नाम रखा हुआ है। क्या नाम रखा हुआ है? दानी जेंटलमैन। अच्छा, नाम जेंटलमैन है, हरकतें ये हैं कि एक मजदूर को अपना मुआवजा मांगने पर इस तरह से उसने तशद्दुद की है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो असल है, मतलब जिसने ये हरकत की है वो अभी भी बाहर है, तो इंतजामिया का ये फिर किस तरह का ताउन है आपके साथ? ताउन इतना कोई खास नहीं दे रहे, क्योंकि हम कल का ये हम घूमने से हैं, हमारी कोई इतनी आवाज़ नहीं उठा रहा, क्योंकि हम गरीब तबके के हैं, वो ताजर लोग हैं। चलें, हुसैन लकी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताइएगा कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, एक इस्लामिक मुल्क है जहाँ पे कहा जाता है कि एक मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसका जो मुआवजा है वो दे देना चाहिए, और यहाँ पर एक गरीब इंसान ने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे थे, अपने खाने के ही पैसे मांगे थे, और इस तरह से तशद्दुद किया गया है। ये क्या मामला है और पुलिस का इस वक्त क्या मौक़िफ़ है, और जिन्होंने ये हरकत की है वो बाहर क्यों दंदनाते फिर रहे हैं? सबसे पहले तो मैडम, इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है। उकाड़ा का एक इलाका है हवेली लखा, तो यहाँ पर मुतअद्दिद वाकयात पहले भी पेश आ चुके हैं, क्योंकि हवेली लखा एक बड़ा जमींदार और असलूक और इसके साथ साथ सियासतदानों के हवाले से भी जाना जाता है। तो वहाँ पर लोग ऐसे गुंडा टाइप या जो थोड़ा जिनके पास सियासी असलूक होता है, तो वो हमेशा ऐसे करते हैं। ये तो एक वीडियो वायरल होगी जिसकी वजह से जो है यहाँ पर मुकदमा दर्ज हो गया, बल्कि कोई ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर उनके ऊपर तशद्दुद भी होता है, लेकिन वो डर के मारे बाहर नहीं आते और अपना मुकदमा या पुलिस तक नहीं पहुँच सकते। इस वाकया के बाद, क्योंकि ये कल का वाकया है, और इसके पुलिस जब डीपीओ उकाड़ा राशिद हदायत साहब को जो है इस वाकया का पता चला, तो उन्होंने नोटिस लेते हुए उनकी एफआईआर तो फौरी तौर पर दर्ज हुई। आज दिन को मेरी जो तफ्तीशी अफसर है मुहय्यदीन साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी तफसीलन, तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो पुलिस टीमें हैं वो छापे मार रही हैं, लेकिन ताहाल मुल्ज़म हमारी गिरफ्त से बाहर है, मुल्ज़म गिरफ्तार नहीं हो रहा। अच्छा हुसैन, मुझे बताइएगा कि उनके भाई का कहना है कि कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं नहीं मान सकती कि ये इनकी कोई पहली हरकत होगी, इनकी ये कोई 10वीं 12वीं कोई 100वीं हरकत होगी। क्या पहले इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और अब भी वीडियो वायरल होने पर इंसाफ मिल रहा है? मतलब इस मुल्क के अंदर अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको अपनी वीडियो वायरल करवानी पड़ेगी पहले। जी मैडम, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि ये हवेली लखा पहले भी बड़े यहाँ पर जो है ना ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं जिन पर अगले ही दिन जो है मुल्ज़मान पुलिस की गिरफ्त से बाहर होते हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि सियासी असलूक रखने वाले वो लोग हैं, तो इसलिए वो बाहर है। जबकि देखें, पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर बड़ी वारदातें, बड़े जो होते हैं जो खतरनाक लोग होते हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ये तो एक मामूली से गुंडे टाइप लोग हैं, इनको गिरफ्तार करना पुलिस के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो पुलिस का, जब मेरी आज पुलिस से बात हुई तो उनका तफ्तीशी अफसर का और मुतलका पुलिस का कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं
इस पर जो है मुलजम को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन हाल 24 घंटे तो तकरीबन इससे ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया। कोई एक मुलजिम भी गिरफ्तार नहीं किया गया, या उनके घर से कोई या उनका कोई दोस्त कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ? इसमें मैं बताता चलूं कि पुलिस ने जो एक मुलजम है उसको गिरफ्तार किया, अभी थोड़ी देर पहले की इतलात है। ये मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे पुलिस राय से पता चला है, मुझे मैसेज मिला है, तो एक मुलजम को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, तो पुलिस का क्या कहना है, क्या वो बाकियों को भी गिरफ्तार कर लेंगे, या वो मुलजिम वाकई ही नहीं मिल रहे, या फिर वो सियासी असर रकूब वाले हैं इस वजह से नहीं मिल रहे हैं? जी मैम, जो मेरे पास अभी मुझे मैसेज मिला है तो पुलिस से, क्योंकि ये अभी प्रोग्राम चल रहा है तो मेरे ख्याल से उन्होंने देखा है शायद, तो इसी वजह से पुलिस ने मुझे अभी भेजी भी है, एक मुलजम को गिरफ्तार की, और साथ डिटेल उन्होंने कहा है कि बाकी मुलजमान को कल तक जो है गिरफ्तार करके इंशाल्लाह उनको कैफे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। लेकिन हुसैन, मुझे बताइएगा कि क्या सीसीडी जो स्पेशल बनाई गई है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, ये गरीबों के लिए कुछ करेगी, या फिर वायरल स्टोरी आने का वेट करेगी और फिर उस पर जाकर कोई एक्शन लेगी? मैम, अगर सीसीडी की बात करें तो सीसीडी जो है वो समझते हैं कि ये छोटे मोटे जो जिसमें गरीब आदमी पर, रेडी वाले पर, मजदूर पर जुल्म होता है तो उनको ये नजर नहीं आती। वो कहते हैं जी, अक्सर औकात में कभी बात भी हो तो वो कहते हैं जी इनको टाइम और टारगेट दिया गया बड़े केसेस का, तो जिसकी वजह से जो है ज्यादा तौर पर ये इन तवज्जो नहीं देते। मतलब वही है ना कि एक स्टोरी वायरल हो जाती है, हर जगह वावेला मच जाता है, फिर उसके ऊपर काम कर लेते हैं, उनका एक इमेज बिल्ड हो जाता है कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। लेकिन बात यही है कि स्टोरी वायरल होने का, वीडियो वायरल होने का इंतज़ार क्यों किया जाता है? और इस शख्स के का क्या कोई पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसने पहले कुछ तरह की हरकत ना की हो, ये जो सावल है। जी, ये अभी तक जो है पुलिस ने नहीं बताया। मेरी बात हुई थी जो तफ्तीशी अफसर है, मैंने उससे तफसीलन बात की थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि अभी तक जो है इनका जो रिकॉर्ड है वो नहीं पता चल रहा, लेकिन फिलवक्त जिस मुलजम को गिरफ्तार किया है उसके जरिए से जो है हम बाकी जो 2 मुलजम हैं उनको भी गिरफ्तार करेंगे। ये टोटल 3 मुलजम थे, और जो इलाका मकीन है वहाँ पर जो मौके पर ऐनी शाहिदीन है, मेरे वहाँ पर साथियों से भी बात हुई तो उनका कहना था कि ये 3 लोग थे जिन्होंने बदतरीन किस्म का तशद्दुद बनाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन लकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद काशिफ साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि एक मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले हमारा इस्लाम कहता है कि उसको उसका मुआवजा देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जब एक गरीब शख्स ने सिर्फ अपने खाने के पैसे, जो उसने खाना बेचा था, वो पैसे मांगे, जिस पर उस बेचारे को बहुत बेदर्दी से, जुल्म से मारा गया है। अब सवाल ये है कि हुकूमत क्या खामोश तमाशाई बनी रहेगी? कब इस पर कानून साजी होगी, या फिर कब तक हम इंतज़ार करेंगे कि जिनके साथ जुल्म हो रहा है उनकी वीडियोज़ वायरल हों तब उनको इंसाफ मिले? मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं।